साथियों, मैं डॉक्टर आनंद कुमार गुप्ता, फिजिशियन, बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ। आज मैं आपसे रेबीज़ के बारे में कुछ बातें शेयर करने जा रहा हूँ। साथियों, आप रेबीज़ से परिचित ही होंगे। रेबीज़ एक 100% प्राणघातक बीमारी है जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस, जैसे कोरोना का भी एक आरएनए वायरस ही है। ये रेप्डोवायरिडी फैमिली का एक वायरस होता है, रेबीज़ वायरस। और ये जब ह्यूमन में हो चाहे एनिमल्स में हो, जब प्रवेश करता है तो ये नर्व्स के थ्रू ब्रेन तक पहुंच करके एन्सेफेलाइटिस नाम की बीमारी करता है, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। ह्यूमन में ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स, मतलब गर्म रक्त वाले जितने भी जानवर हैं, उनके काटने से फैल सकती है, क्योंकि इनमें वाइल्ड एनिमल्स के बाइट से ये आ सकते हैं। क्यों है खतरनाक? ये इसलिए खतरनाक है क्योंकि आज तक हमारे पास रेबीज़ के जब लक्षण आ जाते हैं इन्फेक्शन के बाद, तो हमारे पास इसका कोई इलाज आज तक नहीं है। हमारे पास केवल बचाव है। बचाव क्या है कि हम कुत्ते के स्तर पर अगर हम उसको अच्छी तरह से वैक्सीनेट कर डालें, और काटने के बाद भी कहते हैं कि हमारे पास बचाव के रास्ते हैं, और हम अगर वैक्सीन लगवा लें, घाव की केयर कर लें, तो हम अपने को रेबीज़ होने से बचा सकते हैं। साथियों, एक अगर विश्वसनीय रूप से वैक्सीनेटेड जानवरों की, कुत्तों की हम लोगों ने स्टडी करी थी एक बार, तो 6% आबादी रैबिड पाई गई वैक्सीनेशन के बावजूद। मतलब सीरो कन्वर्जन ऑफ वैक्सीन उन कुत्तों में नहीं हो पाया था। इसलिए आप वैक्सीनेटेड डॉग के बावजूद से बाइट के बावजूद आप अपने को असुरक्षित ही माने, वैक्सीन जरूर लगवाएं। 1 साल के कम उम्र के कुत्तों में भी 62% पॉपुलेशन रैबिड पाई गई, और वैक्सीनेटेड कुत्तों की 40% आबादी टीकाकृत पूरी तरह से नहीं थी। मतलब उनके ओनर्स ने टीकाकरण सही ढंग से नहीं करवाया था। इसलिए वैक्सीनेटेड की हिस्ट्री मिलने के बावजूद, तब भी आज डोमेस्टिक पला होने के बावजूद आपको टीकाकरण अवश्य कराना है, क्योंकि रेबीज़ भारत में मोर देन 95% केवल कुत्ते काटने से होती है, और कुत्तों की आपने अभी देखी ली कि उनकी रेबीज़ होने की संभावनाएं कितनी ज़्यादा हैं। आप इसको इस तरह से पता कर सकते हैं। और WHO ने ये देखते हुए कि इसके प्रति जागरूकता बड़ी कमी है, सन 2007 से 28 सितंबर को लुईस पास्चर की जो पुण्यतिथि भी है, और लुईस पास्चर वो शख्स हैं जिन्होंने पहली रेबीज़ वैक्सीन का आविष्कार किया था, फ्रांसीसी केमिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। उनके पुण्यतिथि पर इसका वार्षिक वर्ल्ड रेबीज डे मनाया जाता है। और इसका स्लोगन है यूनाइटेड अगेंस्ट रेबीज की ड्राइव चल रही है, और जिससे ताकि 0 ह्यूमन डेथ्स फ्रॉम ड्रग मीडिएटेड रेबीज बाई 2030 हम अचीव कर लें। मतलब 2030 तक हम कोई भी व्यक्ति, ह्यूमन जो है, डॉग बाइट से होने वाली रेबीज़ की वजह से मरे नहीं। भारत में आज मृत्यु दर 20,000 व्यक्ति पर ईयर है, इतनी वैक्सीनेशन के बावजूद। होता यह है कि भारत में 70% भारतीय रेबीज़ के नाम से बस नाम से थोड़ा बहुत परिचित हैं, और 30% उसमें से मात्र फर्स्ट एड जानते हैं कि हाँ, घाव में क्या करना चाहिए, सही वाला है। और उसमें जिनको कुत्ता काटता है उसमें से 60% आबादी ही वैक्सीन लगवाती है, बाकी सब लापरवाही कर जाते हैं। साथियों, भारत में जो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को छोड़ करके जो आइसोलेटेड द्वीप हैं, बाकी हर जगह पे रेबीज़ का प्रसार है, और यहाँ पर रेबीज़ से मरने वालों की संख्या पूरी वैश्विक मृत्यु दर से का 80% है। मतलब जो 20,000 हमारे यहाँ मरते हैं, ये कहते हैं कि 80% है जो टोटल मृत्यु दर रेबीज़ से वर्ल्ड वाइड होती है। बच्चों के शरीर, जो कि छोटे शरीर होते हैं, उनमें अगर डॉग बाइट होती है तो उनके अंदर रेबीज़ होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। साथियों, ये संक्रमण मानव जाति में पाए जाने वाले प्राचीन काल से पाए जाने वाले संक्रमणों से एक है, और वैदिक काल में इसको संस्कृत शब्द रभस के नाम से जाना जाता था। रभस का अर्थ होता है हिंसा करना। शायद कुत्ते जो रेबीज़ हो जाती थी, उनका खौफनाक चेहरा और उनकी पैरालिसिस की वजह से चाल खराब होना, लगड़ा के चलना, और कहते हैं कि मुंह से लार टपकाना, इस तरह की जो उनकी पिक्चर बनती होगी, शायद वो
खौफनाक लगती होगी और इसीलिए रभस वर्ड हुआ। उसी रभस से ही ये रेबीज शब्द का नाम रखा गया। ये बुलेट आकार के इसमें जो है ग्लाइकोप्रोटीन से युक्त वायरस होता है, जैसे कोरोना के बाहर लिपिड की लेयर होती है। और रेबीज जो है जानवरों के काटने, चाटने और खरोच मारने से फैलती है। ये चमगादड़ की गुफा में, जो रैबिट चमगादड़ों की गुफा में गहरी सांस लेने से भी फैल सकती है, जो कि बहुत रेयर है। और संक्रमित व्यक्ति के कार्निया के ट्रांसप्लांट से भी ये फैल सकती है। इसीलिए जब ट्रांसप्लांट के लिए लिया जाता है तो रेबीज की हिस्ट्री ली जाती है। अगर रेबीज से मरा है तो उसकी कार्निया ट्रांसप्लांट के लिए नहीं ली जाती है। ये इन्फेक्शन के बाद जब लक्षण होते हैं उसके बीच के पीरियड को हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड या उद्भवन काल कहते हैं। ये 4 दिन से लेकर 4 वर्ष तक इसका फैलाव होता है। और यही वो पीरियड है जिसकी वजह से कहते हैं कि हम पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस या ट्रीटमेंट दे करके हम मरीज को बचा सकते हैं। ज़्यादातर वैक्सीन आपने सुनी होगी हम बीमारी के पहले देते हैं ताकि हमारे उसके खिलाफ एंटीबॉडी और इम्यूनिटी बन जाए। लेकिन इसके अंदर चूँकि हमारे पास इतनी वैक्सीन नहीं होती कि हम सबको पूरा एक साथ लगवा सकें, तो हम लोग बाइट के बाद लगवाते हैं। और ये इंक्यूबेशन पीरियड लंबा होना ये हमको इस सेफ पीरियड में रखता है कि हमको डाक बाइट होगी, हम तुरंत लगवाना शुरू कर देंगे तो हम इसके लंबे इंक्यूबेशन की वजह से हम बच सकते हैं। पोस्ट एक्सपोजर भी एवरेज 3 हफ्ते से 3 माह का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। और रेबीज़ होने की, जैसे हमने बताया कि छोटे बच्चों में जल्दी से रेबीज़ होने लगती है अगर हमने लापरवाही करी, डिले किया है वैक्सीनेशन में। और मस्तिष्क से काटे गए अंग की दूरी पर रेबीज़ होने की खतरा तेज़ी से घटता बढ़ता है। चेहरे और सिर के पास काटे गए जो घाव होते हैं तो वो कम समय में ब्रेन तक पहुंच जाते हैं। और जैसे चेहरे और सिर में काटने पर ब्रेन पास जल्दी पहुंच जाएंगे, और पैर हाथ में काटेगा तो देर में पहुंचेगा ब्रेन में इन्फेक्शन। अगर कहते हैं कि इसके लक्षण की हम बात करें कि अगर रेबीज़ के लक्षण हो ही रहे होंगे तो क्या क्या लक्षण आते हैं रेबीज़ के पेशेंट में, तो वो लक्षण होते हैं बुखार, सर दर्द, पानी से डर, जिसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं। इसमें होता क्या है कि मरीज को एक साथ ज़्यादा प्यास लगती है और साथ में पानी पीने से भी वो घबराता भी है, तो उसमें लकवे जैसे लक्षण भी हो सकते हैं। और उसके बाद इसकी अचानक मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए जो है बहुत ज़रूरी है कि हम रेबीज़ से का इलाज वैक्सीनेशन द्वारा इसी तरह से करें। रेबीज़ को हम लोग 2 तरह के मान सकते हैं, वाइल्ड और डोमेस्टिक। वाइल्ड मतलब होता है कि जो इसके रेबीज़ के वायरस होते हैं वो वाइल्ड एनिमल्स में रिजर्वायर के रूप में वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जो शहर में आकर के डोमेस्टिक एनिमल्स को काट करके उनको वायरस दे जाते हैं। और जो या डोमेस्टिक जो इन्फेक्टेड हो गया इस विधि से, उसने किसी दूसरे डोमेस्टिक को काट लिया। और डोमेस्टिक मतलब जब बाहरी वाइल्ड एनिमल्स द्वारा बाइट करने से इसमें फैला और उनके डोमेस्टिक के काटने से मनुष्य में फैला। तो इस तरह से जब कोई डाक बाइट का केस हो जाता है तो हमको अब इलाज करने की नौबत आती है। तो हमें करना क्या चाहिए? अगर कोई कुत्ता या संक्रमित कुत्ता हमको काट लेता, हम हर डाक बाइट को या हॉर्स बाइट को या काऊ बाइट को, जो भी है, बंदर की बाइट को, सबको हम रेबीज़ की बाइट ही मानेंगे। और घाव की देखभाल फिर वैक्सीनेशन, ये 2 हमारे मुख्य स्टेप होंगे। जैसे हर चोट पर हम लोग टेटनस लगवाते हैं, क्या हमने अगर टेटनस का बूस्टर बेहाल में नहीं ले रखा है तो हम टेटनस का टीका भी लगवा सकते हैं। जैसे सारे संक्रमणों से बचने के लिए और अपने को पुराने टीकाकरण जो हमने टेटनस का रखा है उसमें बूस्टर लेने के लिए, साथ में उस घाव को शीघ्र तेज नल की धार से, प्रेफरेबली अगर गुनगुना पानी हो मगवग से लेकर के उस घाव को अच्छे से धार से उसको धोएं। और वहाँ पर बिना घाव को ज़्यादा रगड़े 10 से 15 मिनट तक डिटर्जेंट साबुन से प्रेफरेबली खूब झाग बना करके उसको घाव को धोते रहें। जितना ज़्यादा हम धो देते हैं, आपको पता है कि उसकी लिपिड लेयर होती है बाहर की तरफ, जैसे अपने कोरोना वायरस में देखा कि आपको 20 सेकंड के लिए धुलने को बताया जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगाना पड़ता है। और हम घाव को 10 से 15 मिनट तक लगातार झाग से धोते रहते हैं। जब धो लेते हैं तो 60% से ज़्यादा हमको प्रोटेक्शन केवल इसी एक स्टेप से मिल जाता है। घाव पर हमको क्या लगाना चाहिए? जब हमने धो लिया तो हम उसमें कोविडेन आयोडीन, जो बीटाडीन के नाम से कहते हैं कि लगा सकते हैं, और या कोई एंटीसेप्टिक और दूसरी क्रीम लगा सकते हैं। इस पर आमतौर पे हम लोग टाँका लगाने को वर्जित करते हैं। आमतौर पे कोई टाँका नहीं लगाना होता है।
टाका बहुत रेयर केस में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो तो हम लूज स्टिचिंग कर सकते हैं, अन्यथा सेकेंडरी सूचरिंग करते हैं जब 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते के बाद घाव की डेली ड्रेसिंग करते हुए, केयर करते हुए। और उसमें जो है आगे हम बताएंगे कि और क्या ध्यान देना चाहिए। बहुत से इलाकों में घाव की केयर के लिए, कुत्ते की काटने के लिए वो हल्दी लगाना, मिर्चा लगाना और कार्बोलिक एसिड लगाना, इस तरह की चीज़ें लगाते रहते हैं, नमक आदि भी लगा लेते हैं। तो इन सब चीज़ों से जो इरिटेंट प्रॉपर्टी है इन केमिकल्स की, जितना वो इरिटेट करता है वो वायरस नर्व के थ्रू, नर्व एंडिंग से थ्रू तेज़ी से ब्रेन की तरफ बढ़ता है। तो कृपा करके इस प्रैक्टिस को हमको बंद करना चाहिए। और एक फॉल्स सिक्योरिटी भी देता है कि हमने ये कर लिया है तो हमको वैक्सीन हम बाद में भी लगवा लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या नहीं लगवाएंगे तो हम सुरक्षित हैं। ये कभी ना करें। साथ में अगर घाव को छूना पड़े, इतना घरेला हो, तो हमेशा दस्ताने से छुएं, आप सेफ रहेंगे। इसकी वैक्सीन अवश्य लगवानी है, एज अर्ली एज पॉसिबल लगवानी है। और जैसा हमने बताया कि इसकी खोज लुईस पास्चर ने की थी। ये पहले नर्व टिश्यू वैक्सीन हुआ करती थी जो आपने अब बंद हो चुकी है। आपने सुना होगा अपने पूर्वजों से कि 14 सुई पेट में लगा करती थी और उसके बाद बूस्टर लगा करते थे, और 14 सुई रोज़ एक बार लगती थी और 14 दिन लगातार लगती थी। खैर उसमें साइड इफ़ेक्ट भी थे और इसलिए वो बंद भी हो गई। फिर बाद में एक आई आपकी एवियन वैक्सीन आई, जो भी अब मॉडर्न सेल कल्चर वैक्सीन के आने के बाद इनका भी उपयोगिता हमारे जीवन से ख़त्म हो गई। जो मॉडर्न सेल कल्चर वैक्सीन आई हैं ये मुख्यतः 3 तरह की हैं। एक HDCV ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन है, एक PCEVC है जो बाज़ार में रेबीपुर के नाम से मिलती है, और एक PVRV है जो वीरोरैप के नाम से मिलती है। ये तीनों वैक्सीन में से कोई एक वैक्सीन, दोनों बराबर की, तीनों बराबर की प्रभावी हैं। जो भी आपके चिकित्सक सलाह दें उस वैक्सीन को आप चयन करके पूरा कोर्स करना चाहिए। साथियों, डार्क बाइट के 3 कैटेगरी बनाई है WHO ने। एक कैटेगरी 1 होती है जिसको कुत्ते के चाटने से, इंटैक्ट स्किन को चाटने से होती है, उसको भी कैटेगरी 1 का नाम दे दिया गया। लेकिन उसमें स्किन को केवल साफ़ कर लेना है, कोई रिस्क नहीं, क्योंकि इंटैक्ट स्किन थी और कोई वैक्सीन नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना है। कैटेगरी 2 एपिडर्मल ब्रीच, मतलब ऊपर की जो स्किन की बनावट अगर हम देखें तो ऊपर एपिडर्मिस होती है, नीचे डर्मिस होती है और उसके बाद मांसपेशियाँ होती हैं। तो एपिडर्मिस जो ऊपर की लेयर होती है, जब उसमें ब्रीच होती है लेकिन डर्मिस में कुछ नहीं होता है तो हम उसको कैटेगरी 2 कहते हैं। अगर वहाँ पर उसका लार या बाइट वहाँ तक पहुँची है तो हम कहते हैं कैटेगरी 2 की है, और इसमें केवल वैक्सीनेशन होता है घाव की केयर के बाद। कैटेगरी 3 कहते हैं जो डर्मिस या डर्मिस के नीचे तक बाइट चली जाए कुत्ते की, या शरीर की म्यूकोसा वाले स्तर को उसने चाटा हो अपने रैबिट लार से, तो वो हम लोग कैटेगरी 3 कहते हैं। कैटेगरी 3 में हम घाव की केयर के साथ साथ वैक्सीन भी लगवाते हैं। साथ में जैसे हमने बताया था पैसिव इम्यूनाइजेशन, ये तो एक्टिव इम्यूनाइजेशन हो गया जो वैक्सीन लगाएंगे, और एक एक्टिव के साथ पैसिव इम्यूनाइजेशन मतलब बनी बनाई एंटीबॉडीज़ हम लोग लेते हैं, वो RIG के नाम से जानी जाती है, उसको भी हमें लगवाना चाहिए। घाव की जब हम कहते हैं कि देखभाल अगर हम रोज़ करते हैं तो हमें उसको स्टिचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्टिचिंग हमको 2 बार बाद में करना चाहिए। साथियों, जो वैक्सीन तीनों प्रभावी हैं, लेकिन एक कोर्स के दौरान तीनों अलग अलग ग्रुप की वैक्सीन्स हैं। ब्रॉड ग्रुप उनका सेल कल्चर वैक्सीन का है, लेकिन उनको इंटरचेंज ना करके एक बार अबीपुर लगाया, फिर वीरोरैब लगवाया, फिर कुछ और लगवाया, तो ये नहीं करना चाहिए जब तक बहुत मजबूरी ना हो। कैटेगरी जब ये होता है कि आमतौर पर जब ये कहते हैं कि कुत्ता हमारा पला हुआ है, हम उसको वॉच कर सकते हैं, तभी हमको वैक्सीन टालना नहीं चाहिए। हम वैक्सीन शेड्यूल वार, जैसे हम बताएं आपको कि जो वैक्सीन लगाने का तरीका है, इंट्रामस्कुलर ब्रिज से लगाई जाती है, हाथ में लगवाई जाती है, हाथ के मांस में, कभी कूल्हे में नहीं लगाती। कोई वैक्सीन कूल्हे में नहीं लगाना चाहिए, इवन टेटनस का नहीं लगाना चाहिए। और जब हम वैक्सीन लगाते हैं तो उसका 5 वैक्सीन का जो शेड्यूल होता है 5 डेज का, वो होता है 0, 3, 7, 14 और 28 डेज पर। जब पहली वैक्सीन लगती है तो उसको 0 डे कह सकते हैं, उसके बाद नेक्स्ट डे को फर्स्ट डे बोलेंगे, उसके नेक्स्ट डे को सेकंड डे बोलेंगे, और उसके नेक्स्ट डे को थर्ड डे बोलेंगे। उस थर्ड डे पर सेकंड वैक्सीन लगेगी।
इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हुए चले जाते हैं। और जब हमको कुत्ता वॉच कर सकते हैं तो हम 0 3 लगा करके 7th वाले तक उसको वॉच करते हैं। अगर उसके पहले वो मर जाता है तो हम 7 डे और 14 डे और 28 डे सब लगवा लेते हैं। अगर वो कुत्ता 7th डे तक नहीं मरा तो हम 8th डे भी इंतजार करते हैं, 9th डे भी इंतजार करते हैं, 10th डे भी इंतजार करते हैं। अगर तब तक नहीं मरता है तो हम 3rd डोज जो 7th डे की हम पोस्टपोन कर रहे थे उसको हम 21 डेज पर ले जाते हैं और 3 डोज 0 3 और 21 डेज की लगवा करके हम मान लेते हैं। एक होता है प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, जो हमारे कुछ मतलब कि जानवरों को डील कर रहे होते हैं, जैसे डॉग कैचर्स हो गए, वेटेरिनियन डॉक्टर हो गए, और कहते हैं कि या ऐसे प्रोफेशन वाले हो गए जैसे पोस्टमैन, पुलिसमैन इत्यादि, जो डॉग से एक्सपोजर उनका हो सकता है कि वो जा रहे हैं, उनको कुत्ता काट ले, तो ऐसे सब लोग प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस ले लेते हैं। मतलब पहले से ये 3 डोज लगवाए रहते हैं ताकि जब भी कभी डॉग बाइट होगी तो वो केवल 2 वैक्सीन लगा करके और पहले की ये सुरक्षा तंत्र और 2 लगा करके पूरा कोर्स पूरा उनका हो जाएगा। तो इस कोर्स को पोस्ट एक्सपोजर को हम प्री एक्सपोजर में बदल सकते हैं अगर हमारा कुत्ता वॉच कर सकते थे और 10 दिन के अंदर वो नहीं मरता है। और अगर मर जाता है तो हम उसको उस अनसेफ अभी भी नहीं है। 3rd वाली अगर मान लीजिए 8th डे पे मर गया तो हमने 7th डे वाले 8th डे पे लगवा लिया और फिर 14 डेज और 28 डेज पे लगा दिया, तो हम हमेशा सुरक्षित रहते हैं। पुराने अगर ओल्ड डॉग बाइट का कोई केस आता है कि साहब हमको 6 दिन पहले काटा था लेकिन हमको वैक्सीन के बारे में जानकारी नहीं थी, हमको कहते हैं कि आपको बताया गया कि वैक्सीन जरूर लगवाना चाहिए, अब हम क्या करें? तो ऐसे लोगों को भी आप वैक्सीन कहते हैं कि अवॉइड नहीं कर सकते, उनको लगवाना भी चाहिए और आपको लगा भी देना चाहिए। और इसको लेकिन हमेशा भले वुंड के हिसाब से वो कैटेगरी 2 हो, लेकिन हम ऐसे सारे मरीजों को जो डिलेड आए हैं उनको हम कैटेगरी 3 माने, मतलब उनको हम वैक्सीन भी लगाएं, RIG भी करें और घाव की केयर में कुछ करना है तो वो भी करें। इस प्रकार से अगर हम जो मरीज हैं अगर हम उनमें देखें तो जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट हैं, इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट उनको कहते हैं जो उनको HIV हो, जिनको डायबिटीज़ हो, जो क्लोरोक्विन या सिरोसिस क्लोरोक्विन ले रहे हों, जैसे लोग रूमेटॉइड आर्थराइटिस के ले रहे थे, या कहते हैं कि उनको सिरोसिस लिवर की बीमारी होती है वो हो, या वो एंटी कैंसरस थेरेपी ले रहे हों या स्टेरॉइड थेरेपी पे हों। तो इन सब जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट हैं उनको भले कैटेगरी 2 के हों, उनको RIG के साथ ही वैक्सीन लेना चाहिए। और जो फर्स्ट डे अगर उनको RIG नहीं मिल पा रही है तो वो फर्स्ट डे की वैक्सीन को डबल कर लें, मतलब यानी कि फर्स्ट डे की वैक्सीन 1 के बजाय 2 लगवा लें, तो कंपैरेटिवली सेफर मोड ले सकते हैं। और जितने एक प्रश्न अक्सर आता है कि साहब हमने जो है हमारे जिससे हम दूध लेते थे, जिस मवेशी से गाय या भैंस या बकरी है जो भी है उसको तो किसी कुत्ते ने काट लिया है, जो रैबिट था मर गया, कि हमने उसका दूध पी लिया तो क्या हमारे लिए खतरनाक हो गया? तो साथियों, चूँकि कच्चा दूध पीना पहले से ही मना है, अगर आपने उबला दूध पिया है तो कोई डर नहीं। अगर आपने मना करने के बावजूद कच्चा ही दूध पीते रहें तो आपको अपने को मान के चलें कि आपको इन्फेक्शन गया ही होगा, और अपने को कैटेगरी 3 माने, मतलब यानी कि आप वैक्सीन भी ले लें और कहते हैं कि RIG भी ले लें, बनी बनाई एंटीबॉडी भी ले लें। तो ये वैक्सीन सारे उम्र में सेफ़ हैं। बच्चों के टीकाकरण के दौरान भी अगर कोई काट लेता है तो आप चल रहे टीकाकरण के साथ ही उनको ऐड कर दीजिए। शीघ्रता मतलब उसमें आप ये नहीं कि टीकाकरण चल रहा है तो उस साथ नहीं देना है। इवन प्रेग्नेंट लेडी के लिए भी सेफ है। आपको अगर बाइट हो गई है तो आपको लगवाना ही लगवाना है, किसी भी ट्राइमेस्टर में, चाहे पहला ट्राइमेस्टर हो, चाहे सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर हो। और ये समझ लीजिए कि किसी भी हालत में वैक्सीनेशन रेबीज़ का टलना नहीं चाहिए। अगर कहते हैं कि कुत्ते ने हम लोगों ने कोर्स पूरा करा लिया है और कोर्स के बाद कभी भी, चाहे वो 10 दिन के बाद हो और चाहे 10 साल बाद हो, अगर हमको कुत्ते ने दोबारा काट लिया है तो हमको 2 वैक्सीन फिर से लगानी है, 0 और 3rd डे की। तो हमारा वही प्रभाव आ जाता है 5 वैक्सीन का जो हमको पहले से था। वैक्सीनें जो है कहते कि हमेशा फिर से बताते हैं कि हमेशा हाथ में लगवानी चाहिए। अगर आपने कमर में लगवाई है, हिप में लगवाई है तो उसको अप्रभावी माने, उसको हटा दें अपने सूट से और नए सिरे से आप हाथ में लगवा लें। ये वैक्सीन मास्क में लगाने के अलावा एक विधि और है जो आपको सरकारी अस्पतालों में मिलेगी, इंट्राडर्मल विधि।
इंट्राडर्मल तरीके से भी लगाई जाती है। उसके अंदर 0.1 ml वैक्सीन, दोनों हाथों में 0.1 ml वैक्सीन आपको इंट्राडर्मल लगाई जाती है। इससे कम खपत में आपको ज़्यादा मरीजों का इलाज हो जाता है और आप जो है मरीजों को सेव कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर चौथी डोज जो उसमें चौथे दिन की है वो नहीं होती है, मतलब 0, 3 और 7 के बाद सीधे 28 डेज पे लगाते हैं। तो ये थाई रेड क्रॉस शेड्यूल है जिसको भारत सरकार ने स्वीकार किया है और हमारे सरकारी अस्पतालों में इसी विधि से टीकाकरण हो रहा है। अगर साथियों वैक्सीन लेने के दौरान कोई खान पान में आपको सामान्य भोजन करते रहना है, कोई स्पेशल परहेज नहीं है जैसे। लेकिन जो लोग अल्कोहल अधिक मात्रा में लेते हैं उनको अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन का सीरो कन्वर्जन, मतलब वैक्सीन जा करके जो हमारे अंदर प्रोटेक्शन के लिए लेवल बनता है वो फिर पुअर बनेगा। स्मोकिंग नहीं करना चाहिए और वैक्सीन की डोज हर आयु में सेम है, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, सबकी डोज एक ही है। और अगर हम ये ध्यान रखें कि हमको अल्कोहल नहीं लेना है तो और कोई हमको खास परहेज भोजन में नहीं करनी है। बचाव हमको करना है कि हमको कुत्ता काटने ना पाए, तो कुत्ते के लिए हम क्या कर सकते हैं, मतलब पहले से बचे रहे, भले टीकाकरण हम लेंगे क्योंकि इट इज़ वार अगेंस्ट टाइम। अगर हमने जल्दी वैक्सीन ले ली तो हम बच सकते हैं, क्योंकि हमको नहीं मालूम वैक्सीनेटेड डॉग है कि नहीं है, वैक्सीनेटेड के बाद भी इसमें सीरो कन्वर्जन सही है कि नहीं है। हमको वैक्सीन भी लगवानी है कुत्तों को और साथ में अपने भी वैक्सीन लेना है अगर हमको बाइट कर लेता है। पालतू कुत्तों का पूर्ण टीकाकरण हम लोग कराएं और नियम के महीने चेकअप कराएं। ज़्यादातर टीकाकरण 3 माह की उम्र से शुरू हो जाता है पालतू कुत्तों में। स्ट्रे डॉग से संपर्क में आने से उनको बचाएं। स्ट्रे डॉग का वैक्सीनेशन कर सकते हैं, इनकी वैक्सीन ओरल एक्सेप्टेड है हमारे 2006 से भारत में। अगर हमको भोजन के साथ उनको ओरल वैक्सीन देते हैं, स्ट्रे डॉग्स को उनकी जनसंख्या को नियंत्रित करते हैं और जो बचे हुए डॉग्स हैं उनको वैक्सीन दे देते हैं, तो वो अगर अपने डोमेस्टिक डॉग के संपर्क में भी आते हैं बचाव के बावजूद, तो भी हमारे डोमेस्टिक डॉग्स को रेबीज नहीं फैलने पाएगी। ये सब हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग करें तो हम कहते हैं कि ये बचाव कर सकते हैं। एक पॉइंट और रह जाता है कि लोग कहते हैं कि साहब हमने तो वैक्सीन लगाई तब भी हम कहते हैं कि हमको रेबीज़ हो गई। कुछ रेयर केसेस में ऐसी होती है, वो उन्हीं केसेस में होती है जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं लेकिन उन्होंने आरआईजी नहीं लगवाई होती है या डबल डोज नहीं ली होती है या फिर वो देर में वैक्सीनेट कराते हैं या उनकी वैक्सीन क्वालिटी सही नहीं होती है या कोर्स पूरा नहीं किए होते हैं और कहते हैं कि घाव की केयर अच्छी से नहीं गए होते हैं। तो अगर हम इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे, काटते ही घाव को सही ढंग से केयर करेंगे, जब बताया था कि 60% से ज़्यादा केयर कर उसी से हमारी बचत हो जाती है। और कहते हैं उसके बाद टीकाकरण हम सही ढंग से अर्लीस्ट शुरू करके पूरा कोर्स लगवाते हैं, सही जगह पर सही तरीके से लगवाते हैं, तो कोई कारण नहीं है कि पोटेंट वैक्सीन लगाने पर हम सुरक्षित ना हो पाएँ। साथियों, हमें पूरी आशा है कि आपको रेबीज़ के बारे में एक संपूर्ण जानकारी मिली होगी और अगर आप खुद भी जानेंगे और अपने साथियों को इससे परिचित कराएंगे तो आप रेबीज़ को फैलने से रोक सकते हैं और WHO के टारगेट 2030 तक कि डॉग बाइट से होने वाले रेबीज़ से हम 0 डेथ ले जाएं, आप उसमें मदद कर सकेंगे, खुद भी सुरक्षित रह सकेंगे। धन्यवाद। बहुत इम्पॉर्टेंट बात बतानी रह गई, इसलिए धन्यवाद के बाद भी आपसे बात कर रहा हूँ। रेड बाइट मतलब रोडेंट बाइट हमारे यहाँ प्रैक्टिकली नहीं है। 2 बातें इसमें शेयर कर देता हूँ कि चूहे नॉकटर्नल हैबिट के होते हैं, मतलब रात में टहलते घूमते रहते हैं और कोई भी चीज़ उनको आड़ लगी तो वो कुतर देते हैं। वो होता है कि आपका पैर का नाखून पा जाए, पैर के अंगूठा पा जाए, उंगली पा जाए, हाथ की उंगली पा जाए और कुतर बैठें, तो वो उनकी नॉकटर्नल हैबिट का हिस्सा है। अगर ऐसी कोई रेड बाइट है तो आपको रेड बाइट के लिए चिंता नहीं करना है, उसको आपको पागल नहीं मानना है। तभी आप चिंतित होंगे रेड बाइट को लेकर के अगर वो दिन के समय किसी को काट बैठता है, तो इसलिए रेड बाइट को आप चिंता न करें। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, ये इसलिए बताना था। पुनः धन्यवाद।